आज की क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। 28 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न की बात करें अगर इस शिफ्ट की बात करें अगर तो फिजिक्स में 8 प्रश्न पूछा गया था, केमिस्ट्री में भी 8 प्रश्न पूछा गया था और बायो से 9 प्रश्न पूछा गया था। टोटल 25 प्रश्न जो है साइंस का पूछा गया था ग्रुप डी में। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग में सबसे अधिक झुकाव होता है, क्यों? जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से पड़ता है तो उसके सभी घटकों रंगों में से बैंगनी रंग में अधिक झुकाव होता है। बैंगनी रंग में इसीलिए झुकाव होता है, बैंगनी रंग में अधिक झुकाव होता है क्योंकि अगर बात करें बैंगनी रंग का तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है और इसीलिए सबसे अधिक मुड़ता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसीलिए वो कम मुड़ता है। तो यहाँ पे याद रखना कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है और अपवर्तनांक जो होता है इसका उच्च होता है। अपवर्तनांक उच्च होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है इसलिए अपवर्तनांक उसका उच्च होता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है इसीलिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो यही हो जाएगा आंसर, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ से याद रखने वाला बात यही है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कम होता है इसीलिए वो सबसे ज्यादा झुका होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए वो कम झुकाव होता है। ये सबसे कम बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य और सबसे ज्यादा लाल रंग का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण लाइसोसोम की वास्तविक जीवन की भूमिका का सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है? तो लाइसोसोम इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया ये सभी को निगलता है। तो कहाँ ऑप्शन में है? एक सफेद रक्त कोशिका हानिकारक बैक्टीरिया को निगलना और तोड़ना, यही लाइसोसोम का काम है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? ए। नेक्स्ट प्रश्न, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया होता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? इसमें द्विविस्थापन प्रक्रिया होता है। इसको समझते हैं। जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, यही है ना, जब बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है तथा NaCl बनाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो Ba भी विस्थापित हो गया है और सोडियम भी विस्थापित हो गया है, तो इसमें 2 बार विस्थापन होता है इसीलिए ये द्विविस्थापन कहलाता है। यहाँ पे Ba बेरियम सल्फेट जो होता है अवक्षेप के रूप में हमें प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे बेरियम और सोडियम दोनों का विस्थापन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? तो धात्विक चालक का प्रतिरोध जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। धात्विक चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक यूकेरियोटिक कोशिका में नाभिक का मुख्य कार्य क्या है? नाभिक, एक किसी भी यूकेरियोटिक कोशिका का जो नाभिक है उसका काम क्या होता है? ये नाभिक को ब्रेन बोला जाता है।
कोशिका का, इस नाभि को बोला जाता है कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग बोला जाता है। तो कोशिका का दिमाग बोला जाता है तो ये क्या करेगा, निर्देश करेगा, जितने भी कोशिकांग है उसका सभी को निर्देश देगा। तो कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं का निर्देश करना, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को दर्शाता है? पदार्थ के कण के बीच में, ये पदार्थ है और पदार्थ के कण के बीच में, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान कौन सा दिखाता है? तो अगर हम एक तरल को जमाएंगे तो ये नहीं, एक पानी में चीनी को घोलेंगे तो ये सही दिखाता है, क्योंकि अगर एक जल है और जल में शुगर का दाना अगर डालेंगे तो लेवल नहीं बढ़ता है और वहीं पर रह जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पानी के मोलेक्यूल के बीच में रिक्त स्थान था, जिसमें चीनी के जो मोलेक्यूल है जा करके उस गैप को फिल किया, इसीलिए ये नहीं बढ़ा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही निर्देश करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन रिलीजिंग कारक जारी करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है? तो वृद्धि हार्मोन GRH हो गया, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को कौन जारी करता है? तो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को हाइपोथैलेमस जारी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे के कोशिका में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिससे आकार एवं गति में परिवर्तन होता है, सीधे किस कारक के कारण होता है? तो पौधा में कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न जो होता है वो किसके कारण होता है? तो आंतरिक जल सामग्री का परिवर्तन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी के कारण आपको पेड़ के बीच में ये वलय देखने को मिलेगा, पेड़ों के वलय। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है न्यूटन के पहले नियम के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। असंतृप्त कार्बन यौगिक को परिभाषित विशेषता क्या है? तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त होता है और एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त में सिंगल बॉन्ड लगा रहता है और असंतृप्त में डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो कहाँ ये ऑप्शन मिलेगा? सभी कार्बन परमाणु केवल एक बंधन से जुड़े होते हैं। तो ये संतृप्त का है, असंतृप्त का नहीं है। इसमें हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्रियात्मक समूह, ऐसा बात नहीं बोला है। यह केवल चक्रीय संरचना बनाता है, नहीं। इसमें कार्बन परमाणु के बीच कम से कम दोहरा बंधन या तिहरा बंधन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने कचरे के 2 डिब्बों को अलग अलग करना शुरू किया। हरे रंग का डिब्बा रसोई के कचरे के लिए और नीले रंग का डिब्बा प्लास्टिक धातु के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो गलने वाला है उसको अलग कर दिया जाए और जो ना गलने वाला है उसको अलग कर दिया जाए। तो यह गैर अपघटनीय कचरे को अपघटनीय कचरे से अलग करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दी गई अभिक्रिया पर विचार करें। ये अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है H2S प्लस I2 2HI प्लस S। इसमें क्या हो रहा है? इसमें पहला कथन बोल रहा है H2S में S का ऑक्सीकरण हो रहा है। S देखेंगे तो S क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यहाँ पे S का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही। और I2 का HI से अपचयन हो रहा है। तो I2 का देखिए, I2 जो है HI से आकर के मिल रहा है, तो यानी इसका अपचयन हो रहा है। ये दोनों कथन जो है वो सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में शामिल चरणों का क्रम बताइए। हाइड्रा में जो मुकुलन का प्रक्रिया होता है उसमें मुकुलन की शुरुआत होती है, मुकुलन का परिपक्व होना होता है और मुकुलन अलग हो जाता है और नया जीव बना लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द्विधारी विखंडन के दौरान
कितनी संतति की बनाती है? तो द्विधारी विखंडन के दौरान 2 संतति का बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक सीधे द्वारा धारा ले जाने वाले कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय उत्पन्न क्षेत्र तार के साथ केंद्रित सकेंद्री वृत्त बनाता है। बिल्कुल सही है। एक सीधे धारा कंडक्टर अगर सीधे धारा है तो इसके चारों ओर इस तरीका का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्रित करता है, तो कथन 1 सही है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दाहिने अंगूठे के नियम से निर्धारित किया जा सकता है। हाँ, दाहिना हाथ से किया जा सकता है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए एक छात्र फुटबॉल को लात मारता है और समान आकार के पत्थर को लात मारने में कठिनाई तुलना करता है, तो लात मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई या चोट के दौरान सिद्धांत सही ठहरता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि पत्थर में अत्यधिक द्रव्यमान होता है। पत्थर में क्या होता है? अत्यधिक द्रव्यमान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है। तो पत्थर में ज्यादा द्रव्यमान होता है तो इसके पास जड़त्व भी अधिक होता है, जिसका अर्थ यह है कि यह अपनी विरामावस्था को बदलने के लिए अत्यधिक प्रतिरोध करता है, इसीलिए उसको ज्यादा चोट लगता है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के संदर्भ में बताइए। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, और जो बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं नहीं, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और हमेशा इसमें वस्तु से बड़ा बनता है। तो 2 और 3, 2 और 4, तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, जब हम किसी मेज पे हल्के से मारते हैं तो उत्पन्न ध्वनि धीमी होती है, क्योंकि जो ध्वनि की प्रबलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर का। तो कम मारिएगा तो कम आयाम बनेगा, इसीलिए कंपन का आयाम क्या होता है? छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक छात्र परागण ने पहले से फूल की वर्तिका को काट देता है, सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? एक छात्र जो है वो परागण से पहले फूल की वर्तिका को अगर काट देगा तो निषेचन ही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सक्रियता श्रेणी के निचले भाग में पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम, जो नीचे बिल्कुल असक्रिय, जो कोई किसी से उतना रिएक्शन नहीं करता है, वो कैसा होता है? तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। एक परबल अम्ल और एक परबल क्षार से बने लवण विलयन का अनुमानित पीएच मान क्या होता है? तो लगभग 7 के बराबर। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने निम्नलिखित में किसकी खोज किया था? तो प्रोटॉन की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो एक मेज पे रखी हुई किताब बिल्कुल सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक चलती हुई ट्रेन ये गतिज ऊर्जा है, एक बहती हुई नदी गतिज ऊर्जा है, एक लुढ़कती हुई गेंद गतिज ऊर्जा है, तो यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है जब किसी तरंग का आयाम बढ़ता है? तो तरंग का अगर आयाम बढ़ेगा तो इसमें ऊर्जा अधिक होगा, तरंग की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो Gm1 m2 बटा आर स्क्वायर, Gm1 m2 बटा आर स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि ये मास पर डिपेंड करता है, ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। थैंक यू।